दोस्तों, अगर आप NISM म्यूचुअल फंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रहे वो 30 सवाल जो कि लगातार एग्ज़ाम में रिपीट होते गए हैं। शुरुआत करता हूं पहले सवाल से। इन्वेस्टर्स हैव राइट टू स्पेसिफाई अप टू डैश नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फोलियो। जब भी कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो वो टोटल अपने लिए कितने नॉमिनीज़ को सिलेक्ट कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे है 0, 1, 2 और 3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। अप टू 3 नॉमिनीज को वो सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, विच कंपनीज वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप एज पर सेबी सर्कुलर ऑन कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कि सेबी सर्कुलर के हिसाब से आप लार्ज कैप कंपनीज को किसे मानेंगे। ए 100 कंपनीज इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, बी 1 to 500 companies in term of full market capitalization, C each AMC is free to define the same, D as per the definition of stock exchange। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कि जो भारत के टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे अधिक है उसे हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। और अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो प्राइमरीली उस कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट, as per AMFI Code of Ethics, an AMC has to disclose which amongst the following information to unit holders। कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड्स में तो AMC को क्या क्या जानकारी बतानी चाहिए। ए पोर्टफोलियो टर्नओवर, बी ट्रांजैक्शन परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंटर्ड इनटू विथ और अदर एसोसिएट्स, सी इन सिंपल लैंग्वेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो ये सभी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ। सवाल है स्टॉक पिकिंग इज ऑल्सो नोन एज। स्टॉक पिकिंग का दूसरा नाम क्या है। ए टॉप डाउन अप्रोच, बी बॉटम अप अप्रोच, सी टेक्निकल एनालिसिस, डी फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे दोस्तों आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। कि जो टॉप डाउन अप्रोच होता है इसमें आप जो है पहले मैक्रो एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है उसमें जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें जो सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इसे अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये तो हो गया टॉप डाउन अप्रोच। वहीं पे बॉटम अप अप्रोच जो है ये स्टॉक पिकिंग से चालू होता है। कि आप देखेंगे स्टॉक पिकिंग इसका करेक्ट आंसर है। इसका कारण ये है कि जो बॉटम अप अप्रोच में आप पहले ही स्टॉक्स या कंपनीज को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप देखने जाते हैं कि सेक्टर के अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या, ये इंडस्ट्री में कैसा ग्रोथ दिख रहा है, मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है। इस तरह से अगर आप एक स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को तो उसे बॉटम अप अप्रोच कहेंगे। क्वेश्चन है बेंचमार्क ऑफ द स्कीम नीड्स टू बी चेंज्ड ओविंग टू। कि बेंचमार्क क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कि जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, अगर आपने लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है। तो अगर आपके रिटर्न्स जो है निफ्टी 50 से अधिक हैं तो आप कहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस जो है म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर निफ्टी 50 से कम दे रहा है आपको रिटर्न तो आप कहेंगे कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है, कई बार क्या होता है कि अगर आप लोगों ने किसी IT सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में ही अगर इन्वेस्ट कर रखा हो तो जो निफ्टी 50 को एक बेंचमार्क मानना गलत रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में तो सभी सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वहीं पे इसके लिए एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क जो है वो IT वाला जो बेंचमार्क है वो रहेगा। तो वो आपको चेंज क्यों करना पड़ा, इसका सवाल है ये। ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, बी बेटर इंडेक्स में बी बिकम अवेलेबल इन द मार्केट, सी कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स चेंजेस। तो ये जो सभी कारण जो हैं ये एक रीज़न बन सकता है आपके बेंचमार्क को चेंज करने का। नेक्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस एंटेल्स रिव्यू ऑफ द कंपनीज। आप जानते हैं दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल जो रहता है वो ग्राफ्स को स्टडी करता है, देखता है कि किस तरह से ग्रोथ है, उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करता है। वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस जो है ग्राफ्स के अलावा पूरी बाकी चीज़ें कि कंपनी कैसा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, उसमें जो मैनेजर्स बैठे हैं वो कैसे हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए उस स्टॉक में या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन कि जो मार्केट में बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक कहाँ स्टैंड करता है।
क्वेश्चन है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरवल पीरियड इन एन इंटरवल स्कीम और प्लान इज। सबसे पहले इंटरवल स्कीम क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये इंटरवल स्कीम्स ऐसे स्कीम्स होते हैं जहाँ पे आपको जो है एक टाइम इंटरवल दिया जाता है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं कि अपने यूनिट्स को खरीद बेच सकते हैं एएमसीज के साथ। वहीं पे उसके बाद एक आपको पीरियड दिया रहता है इंटरवल, जिसे गैप पीरियड कहते हैं, जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस से एक ऐसा पीरियड दिया जाता है जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो स्कीम्स हैं, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि मिनिमम ड्यूरेशन कितना होता है इंटरवल पीरियड का कि जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसमें ऑप्शन है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 10 डेज़ का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 15 डेज़। 15 डेज़ जो है मिनिमम ड्यूरेशन होता है इंटरवल पीरियड का। ठीक उसी तरह से ट्रांजैक्शन का मिनिमम ड्यूरेशन होता है 2 डेज़। ये भी सवाल आ सकता है। An investor likes to assume high returns. Which of the following funds would he prefer? ये सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति हाई रिटर्न्स चाहता है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इनमें से। ए लार्ज कैप फंड, बी स्मॉल कैप फंड, सी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डी इनकम फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल कैप फंड। ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहता है कि आपको नहीं पता ये जो स्मॉल कैप कंपनीज जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है ये कल जो है सर्वाइव करेगी या डूब जाएगी। बट इनकेस अगर ये जो सर्वाइव कर जाए तो इसमें जो रिटर्न्स के चांसेस हैं वो सबसे मैक्सिमम होंगे, जितने कि लार्ज कैप्स में कभी पॉसिबल नहीं होते। इसी वजह से इसको हाई रिटर्न हाई रिस्क फंड्स माना जाता है। उन लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं जो कि रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, जो कि चाहते हैं कि हाई रिटर्न मिले। Next, an investor wants to change his distributor, then he has to get NOC from the previous distributor. अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने आपसे म्यूचुअल फंड खरीदा, कल उसको लगता है कि नहीं मेरे को डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो क्या उसको आपसे NOC चाहिए रहेगा कि आपसे जो है परमिशन चाहिए रहेगा कि हाँ मैं क्या डायरेक्ट में स्विच कर लूँ? तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं, उसको ऐसी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपसे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रियल रेट ऑफ रिटर्न? रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? A. Return that the investor gets after payment of all expenses. B. Return that investor gets after taxes. C. Returns that investor gets after adjusting the risk. D. Returns that investor gets after adjusting for inflation. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि इन्वेस्टर को कितना मिलता है इन्फ्लेशन के बाद। कई बार लोग कहते हैं कि जो एफडी में इन्वेस्ट करो अच्छा है 6% का रिटर्न मिलता है, बट आप देखें 6% का तो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो नेट रिटर्न क्या हुआ 0%। तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा और आपको अपने इन्वेस्टर को भी समझाना पड़ेगा कि जो रियल रिटर्न है शायद उतना नहीं है जितना कि आपको दिख रहा है। Which of the following scheme categories would be considered least risky in terms of credit risk? अगर आप इन सब की क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करें तो इनमें से सबसे कम रिस्की कौन सा मानेंगे आप? ए क्रेडिट रिस्क फंड, बी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, सी डायनेमिक बॉन्ड, डी गिल्ड फंड। इसमें जो करेक्ट आंसर है डी गिल्ड फंड है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है बॉन्ड्स इसमें इन्वेस्ट करता है गिल्ड फंड, इस वजह से इसे सबसे लीस्ट रिस्की माना गया है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, AMFI has the powers with respect to registered ARN holding distributors too. ये AMFI की क्या क्या पावर्स हैं ARN holding distributors पर? A. कैंसिल रजिस्ट्रेशन, B. इम्पोज पेनल्टीज, C. इशू नोटिसेस, D. ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। कि अगर आप जो है एक बार म्यूचुअल फंड्स का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तो आप भी एक ARN मेंबर के होल्डर होते हैं, तो AMFI के पास ये सभी पावर्स हैं कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है, इम्पोज कर सकती है आपके ऊपर पेनल्टीज़, आपको जो है नोटिस इशू कर सकती है। Variance measures the fluctuations in periodic returns of scheme as compared to its own average return. Variance जो होता है एक बहुत अच्छा यूनिट है जिसे आप मेशर कर सकते हैं कि कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है रिटर्न में। मान लेते हैं कि एवरेज रिटर्न 10% का है, वहीं पे अगर आपका जो फंड का फ्लक्चुएशन हो रहा है रिटर्न्स पे कि कभी कभी 15 दे रहा है, कभी कभी 8 दे रहा है, तो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है इसको वेरिएंस से आप मेशर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क फॉर लार्ज कैप इक्विटी फंड इज़, ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, इसका जवाब तो आप दे पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर है निफ्टी इंडेक्स। की टॉप जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं, उसको अगर बेंचमार्क आप देखना चाहते हैं तो वो है निफ्टी इंडेक्स। Tax deduction at source would be applicable on capital gains
फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टेड कैटेगरीज, किसके केस में TDS सकता है अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो? ए रेसिडेंशियल इंडियन इन्वेस्टर, बी माइनर इन्वेस्टिंग थ्रू गार्डियन के बच्चे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, सी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, डी डोमेस्टिक कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडियन। सो यहाँ पे जो NRI लोग हैं वो अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अब ये इनकम जो लाते हैं ये बाहर से लाते हैं, इनके जो रिटर्न्स जाने होते हैं वो बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम टैक्स कैसे लेंगे इनसे? तो टैक्स लेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो NRI लोगों के लिए TDS अप्लीकेबल होता है। आपने देखा होगा कि हमारे YouTube वीडियोस में नीचे एक नया ज्वाइन बटन भी आ चुका है जो कि सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में है। ये एक YouTube की नई इनिशिएटिव है जिसकी मदद से आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको मिलेगा मेंबरशिप और एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस। आइए मैं आपको इन मेंबरशिप लेवल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पहला है मॉक टेस्ट लेवल, जिसमें कि आपको हमारे पूरे चैनल के जितने भी मॉक टेस्ट वीडियोस हैं सब एक्सेसिबल हो जाते हैं। हम खास तौर से और नए वीडियोस मॉक टेस्ट के निकालते रहते हैं जो कि मेंबर्स ओनली वीडियोस होते हैं, जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट है ऑल मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वीडियोस। ये जो ऑल मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वीडियोस है उसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपको 300 पेज की मोटी किताब ना पढ़नी पड़े। दोस्तों इस ज्वाइन बटन को यूज़ करना बहुत ही आसान है। ज्वाइन बटन को प्रेस करें और गूगल पे के माध्यम से आप ये पेमेंट कंप्लीट करें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, रियल एस्टेट वैल्यू इज़ ड्रिवन और इज़ डिपेंडेंट ऑन। रियल एस्टेट के जो प्राइजेस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? ए इकोनॉमिक सिनेरियो, बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सी इंटरेस्ट रेट्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है इन सभी पर डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, बैंक इंटरेस्ट रेट दे रही है कि अच्छे दामों में कि लोग होम लोन ले सकें, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा चल रहा है, मंदी तो नहीं चल रही मार्केट में। तो ये सब चीज़ें फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं रियल एस्टेट के प्राइसेस को। In event of delays in dispatching dividend, warrants or redemption checks, the AMC has to pay unit holder interest at the rate of dash per annum। कि कई बार ऐसा होता है कि जो AMCs है या जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो डिविडेंड देने में देरी कर रही हैं, तो ऐसे तो कितना भी देर कर सकती हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद दे सकती हैं। इसको रोकने के लिए जो है सेबी की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जितना आप डिले करना चाहें डिले कर लें, बट जो हमारे यूनिट होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके हिसाब से आपको उन्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? 15% का इंटरेस्ट रेट उन्हें देना पड़ेगा अगर वो डिले करते हैं रिडेम्पशन चेक्स में या डिविडेंड्स देने में। तो सेक्टर फंड्स इन्वेस्ट इन डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स, क्या ये करेक्ट है? जी नहीं। सेक्टर फंड का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर IT सेक्टर के जो फंड्स होते हैं वो पर्टिकुलरली केवल IT सेक्टर में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। Funds where the fund manager has flexibility to choose the investment portfolio based on the investment objective of the scheme, तो उसको आप क्या कहेंगे? कि जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकता है, वो नए स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकता है, कुछ को जो है विड्रॉ कर सकता है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रखने वाले स्कीम्स को आप क्या कहेंगे? ए पैसिव फंड्स, बी इंडेक्स फंड्स, सी एक्टिव फंड्स, डी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसमें जो करेक्ट आंसर है ये एक्टिव फंड्स होते हैं, क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये रेगुलरली अपने आप को अप टू डेट रखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो उसको अपने जो पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। कुछ पुअर परफॉर्मेंस को वो हटाते हैं। तो इस वजह से इसके जो रेट्स होते हैं, जो एक्सपेंस रेशियो जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्मल आपके इंडेक्स फंड से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली इन्हें लगे रहना पड़ता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं उसको बेहतर कर सकें बेंचमार्क से कंपैरिजन में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड while calculating recurring expenses of the scheme। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में एक्सपेंस रेशियो होता है, तो जिसमें कि एक रिकरिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। तो इस एक्सपेंसेस को अब अगर आप कैलकुलेट करें तो इसमें क्या चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए, ये सवाल है। ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फ़ी चार्ज बाय द AMC, बी R&T फ़ी, सी पेनल्टीज पेड बाय द AMC फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, डी मार्केटिंग एंड सेलिंग फ़ी। अब आप इसमें देखेंगे जो A, B और D है ये तो काफ़ी जायज़ है कि एक्सपेंसेस होते हैं AMCs को, तो उसे इन्वेस्टर से निकाला जाना चाहिए। वहीं पे जो C है कि पेनल्टी, कि इनकेस जो AMC या म्यूचुअल फंड हाउस है उसने किसी लॉ को ब्रेक किया जिस कारण से उस पर पेनल्टी पड़ी, क्या उसका पैसा इन्वेस्टर से निकालना सही होगा? नहीं।
तो इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसे रिकरिंग एक्सपेंसेस में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एवरी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। ये सबको पता है कि सभी म्यूचुअल फंड्स को जो है सेबी से रजिस्टर करना पड़ता है। हु सीक्स दिस रजिस्ट्रेशन फॉर सेबी? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ये सेबी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कौन करता है? स्पॉन्सर करता है, ट्रस्टी करता है, एएमसी करता है या कस्टोडियन करता है? तो आपको देखना पड़ेगा, शुरुआत सब चीज़ की स्पॉन्सर से होती है। तो जो स्पॉन्सर होता है वो पहले सोचता है कि हाँ जो है हमें एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट चालू करना है, फिर वो ट्रस्टीज़ को उसमें जोड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का काम जो है सेबी का, उसमें भी स्पॉन्सर सबसे पहले आगे आता है। क्वेश्चन है, इन एसबा द अमाउंट इज़ ब्लॉक्ड इन। कि एसबा उन लोगों को पता होगा जो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। ये आईपीओ में क्या होता है कि अगर कोई भी जो स्टॉक्स है उसको लिस्ट करना है, उससे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो स्टॉक्स है उसमें आप लोग भी घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको ये गारंटी नहीं रहती कि ये स्टॉक आपको डिलीवर होगा या नहीं। तो आप किस भरोसे से उनको पैसे दे दें? तो वहाँ पर एसबा का रोल आता है। एसबा ये कहता है कि अगर आपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक्स में, तो 15,000 रुपये की आप गारंटी दे दीजिए। एसबा का जो अमाउंट रहेगा उसको आप अपने ही बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर लीजिए कि आपको जो है जो स्टॉक की कंपनी है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको स्टॉक की डिलीवरी होती है तो आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग एसबा का ब्लॉक्ड अमाउंट कहते हैं। तो कहाँ पे ये अमाउंट जो है ब्लॉक किया जाता है, ये सवाल है। ए, ट्रेडिंग मेंबर्स अकाउंट, बी, इन्वेस्टर्स ओन अकाउंट, सी, इशूइंग कंपनीज अकाउंट, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन्वेस्टर के अपने अकाउंट में जो है ये पैसा ब्लॉक होता है जब तक कि डिलीवरी नहीं होती। Which is the most appropriate measure for evaluation how closely the index is tracking its benchmark? कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने जो म्यूचुअल फंड्स को उसके अप्रोप्रिएट इंडेक्स के साथ जो है कंपेयर करें। तो अगर आप अपने अप्रोप्रिएट बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, ट्रेनर रेशियो, बी, ट्रैकिंग एरर, सी, टोटल एक्सपेंस रेशियो, डी, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रैकिंग एरर। कि मान लेते हैं बेंचमार्क जो है वो 14% का रिटर्न दे रहा है और आपका जो फंड है वो 12% का रिटर्न दे रहा है, तो इसका जो ट्रैकिंग एरर होगा वो -2% का होगा। इतना जो है डिफरेंस आ रहा है बेंचमार्क के परफॉर्मेंस में और आपके परफॉर्मेंस में। क्वेश्चन है, इफ द इन्वेस्टर विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फील्स दैट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज इन फ्यूचर देन इट्स एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन। कि अगर किसी को लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत बढ़ने वाला है, तो उसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ए, गोल्ड ETF, बी, गोल्ड सेक्टर फंड्स, सी, शेयर्स ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज, डी, गोल्ड फ्यूचर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्ड ETF में उसे अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका कारण काफ़ी सिंपल है, जो गोल्ड सेक्टर फंड्स है, जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता कि गोल्ड माइनिंग कंपनी आज के डेट में फ़ायदे में है या लॉस में, आपको पता है क्या? नहीं पता। बट आप ये जानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर उठ रहे हैं, है ना? तो आप जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करें अपने पैसों को जिसके बारे में आपकी नॉलेज है। जहाँ पर यहाँ पर इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, उसको ये नहीं पता कि माइनिंग कंपनी में प्रॉफिट होने वाला है या कंप्लीट गोल्ड सेक्टर जिसमें कि सभी कंपनीज गोल्ड में रिलेटेड जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसमें क्या प्रॉफिट होगा क्या होगा उसको नहीं पता। इस वजह से वो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, an investor who is in the accumulation phase of retirement planning has portfolio concentrated towards bank fixed deposit. Which behavioral biases of the investor is suffering from? कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि रिटायरमेंट की एज में आए हुए लोगों से आज के डेट में भी आप पूछेंगे कि अच्छा आपने रिटायरमेंट के लिए क्या सोच रखा है, तो वो कहेंगे क्या हमने बैंक FD चालू कर रखी है और वहाँ से जो है रिटायरमेंट का पैसा आ जाएगा। ये जो इनकी थॉट प्रोसेस है ये बहुत पुराने ज़माने की थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये उस टाइम की थॉट प्रोसेस है जहाँ पे बैंक FD में 14% का रिटर्न दिया जाता था, तो कि इन्फ्लेशन को बीट कर जाता था। बट आज के डेट में क्या ये एक सही डिसीजन होगा कि बैंक FD में अपने पैसे रखना? जी नहीं। बट इस तरह की जो सोच है इसे हम बिहेवियरल बायस कहते हैं एक इन्वेस्टर का। वो इसे क्या कहेंगे, इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहेंगे? ए, कन्फर्मेशन बायस, बी, फेमिलियरिटी बायस, सी, हर्ड मेंटालिटी, डी,
ओवर कॉन्फिडेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेमिलियरिटी बायस, क्योंकि इन्होंने अपने जो है बड़े भाई, जो इनके पापा मम्मी हैं, इन सबको देखा कि इन्होंने बैंक एफडी में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनकी फेमिलियरिटी है कि उनको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो तो एकदम सुकून की लाइफ है। बट इस कारण से वो जो है अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ की नेट रिटर्न्स, जो रियल रिटर्न्स हैं, वो जीरो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई रनिंग एक्सपेंसेस, कि हाई रनिंग एक्सपेंसेस किस में होंगे इसमें? ए पैसिव फंड्स, बी इंडेक्स फंड्स, सी एक्सचेंज फंड्स, डी एक्टिव फंड्स। इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसमें रनिंग एक्सपेंसेस जो है एक्टिव फंड्स में सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर्स जो हैं दिन रात आपके पोर्टफोलियो में बेंचमार्क से अधिक रिटर्न कमाने के लिए काम करते रहते हैं, तो इनकी जो रिसर्च है, इस सब में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो इन्वेस्टर्स से ही आने होते हैं, जिस कारण से हाई रनिंग एक्सपेंसेस रहता है एक्टिव फंड्स। क्वेश्चन है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ दैट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ। क्वेश्चन है कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। आपने सुना होगा लिक्विड फंड्स के बारे में कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि सेविंग अकाउंट से थोड़ा अच्छा रिटर्न्स चाहते हैं, तो उनसे सजेस्ट किया जाता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो या फिर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। तो उसका कारण ये रहता है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है बहुत छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है कि ये लेस दैन 364 डेज रहता है, जिस कारण से 1 ईयर के लिए भी अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, जो कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने में मदद करता है। क्वेश्चन है, टेक्निकल एनालिसिस ट्राइज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस बाय, कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से क्या आप फ्यूचर स्टॉक का क्या प्राइस होने वाला है ये डिसाइड कर सकते हैं क्या? अगर डिसाइड कर सकते हैं तो कैसे? ए फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ द कंपनी देख के, बी द स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द कंपनी, सी स्टडीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन इट्स प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टॉक प्राइस मूवमेंट ऑफ अ कंपनी। केवल ग्राफ देखते हैं ये और ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि स्टॉक का आगे का प्राइस कैसा होने वाला है। इसकी कंप्लीट स्टडी है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, मैनेजर्स की क्या क्वालिफिकेशन से देखता है, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर देखें तो ये स्टॉक कहाँ पे लाई करता है, ये सब स्टडी करता है। क्वेश्चन, इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडियरीज फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सवाल है, कोई इन्वेस्टर क्या डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता? क्या आप जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर्स का होना ज़रूरी है? ए ट्रू, बी नो, द इन्वेस्टर में चूज टू गो डायरेक्ट, सी डिपेंड्स ऑन द एएमसी ऑफरिंग द फंड। इसका करेक्ट आंसर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा एएमसी है, सभी एएमसीज जो है डायरेक्ट फंड्स भी अवेलेबल कराते हैं जिसमें इन्वेस्टर खुद डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर सकता है। बट इससे जो है आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के रोल को छोटा मत समझिए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि एक अच्छे फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग दिखे। तो ये सब जो सर्विसेज है कौन प्रोवाइड कर सकता है? आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जिसकी सही सलाह के वजह से वो जो है नॉर्मल अगर अपने आप से रिटर्न कमाते तो उससे बेहतर रिटर्न वो आपके साथ कमा पाएंगे। नेक्स्ट, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फंड? ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है एक म्यूचुअल फंड का कौन देखता है? ए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, बी फंड मैनेजर, सी सिक्योरिटीज़ डीलर, डी मार्केट एनालिसिस्ट। तो यहाँ पे जो है आपको समझना पड़ेगा, मार्केट एनालिस्ट तो है अपना काम करता है, एनालिसिस रिपोर्ट देता है, किसको देता है? फंड मैनेजर्स को देता है। फंड मैनेजर सजेशन देता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, और जो फाइनल डिसीजन होता है वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो होता है वो लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पसंद आए हों तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा इन केस अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो, और साथ ही साथ ज्वाइन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको इस सभी जो मॉक टेस्ट वीडियोस हमने इस चैनल में बनाए हैं वो एक्सेस हो पाए, और साथ ही साथ सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एक्सेस हो पाए, जो कि आपको NISM एग्ज़ाम को पहले अटैम्प्ट में पास करने में मदद करेंगे।